Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this class of Geography. Today we are going to understand and define environmental geography topic ecological pyramid and energy flow. आज हम पारिस्थितिक तंत्र में जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। हम पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो खाद्य श्रृंखला थी और खाद्य जाल था उसकी चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो जीव हैं स्वयंपोषी से लेके और उपभोक्ता अपघटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है। आज हम यहाँ पे जो इकोलॉजिकल पिरामिड नज़र आ रहा है उसे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए नीचे की जो कड़ी है उसमें उपभोक्ता उत्पादक हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। इस पिरामिड को आप देखिए, इसमें नीचे देखिए हरे जो घास के उत्पादक हैं उसकी संख्या अधिक है, फिर उसके ऊपर जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनकी संख्या थोड़ी नीचे से कम है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता की कम है और तृतीयक उपभोक्ता की और भी कम है। इस प्रकार से ये जो संख्या का जो पिरामिड है इसमें लगातार ऊपर की ओर जाने पर जो संख्या है वो घट रही है। आज हम इनको ही जानेंगे कि ये पारिस्थितिक पिरामिड है क्या। कि इस पारिस्थितिक तंत्र में विद्वान जो पारस्परिक संबंध हैं, जिन आलेखों द्वारा उन्हें हम प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड हैं ये उपभोक्ता की संख्या, जैव भार और ऊर्जा की मात्रा के आधार पर निश्चित होते हैं। यानी कि ये तीन प्रकार के पिरामिड देखने को यहाँ मिलेंगे कि संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड। सबसे पहले हम देखें कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास और ऊर्जा की जो सुलभता है और प्राप्यता है उसमें इस तरह का ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इन्हें हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। मिस्र के पिरामिड आपने देखे हों कि पिरामिड की जो आकृति है वो लगभग इस प्रकार की होती है कि कोई भी हम फूड चेन को जब देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो एनर्जी की उपलब्धता है या जीवों की उपलब्धता है या उनका भार है वो जब ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर के स्तरों में जाते हैं, वो लगातार घटता है। तो नीचे ज़्यादा होने की वजह से ऊपर जब घटेगा तो यह आकृति एक पिरामिड के जैसी हो जाएगी। ये तीन प्रकार के होते हैं कि नंबर ऑफ पिरामिड अर्थात संख्या के पिरामिड, कि बायोमास पिरामिड और ऊर्जा के पिरामिड। यहाँ हम दो चीज़ें और अच्छे से जान लें कि जो संख्या और बायोमास का पिरामिड है ये इस प्रकार से सीधा और इस प्रकार से उल्टा भी हो सकता है, लेकिन नंबर तीन प्रकार का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा ही होगा, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने में ऊर्जा का 90% ह्रास हो जाता है। उसकी वजह से यह पिरामिड सदैव सीधे दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि पिरामिड ऑफ नंबर अर्थात संख्या के आधार पर पिरामिड। तो इनमें प्राथमिक उत्पादक और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्या के बीच संबंध दर्शाया जाता है और यह पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे हम उदाहरण के लिए हम समझें ऐसे कि एक संख्या का पिरामिड अगर यहाँ पे ले लें हम इस तरीके से सीधा, और यह है पिरामिड हो जलीय पिरामिड, तो इसमें नीचे हम देखेंगे कि नीचे का जो स्तर है उसके अंतर्गत जो उत्पादक हैं, पादप प्लवक हैं, डाइटम हैं या छोटे छोटे जीव हैं वो बहुत सारे होंगे, लेकिन फिर उसके ऊपर यहाँ पे जो कॉर्पोरेट और कील जैसे जो छोटे जीव हैं उनकी संख्या थोड़ी नीचे की बजाय कम होगी। फिर जो मांसाहारी होंगे दूसरे स्तर के, वहाँ पे संख्या और कम हो जाएगी, और तीसरे स्तर पे जो उच्च मांसाहारी होंगे उनकी संख्या लगभग बहुत कम हो जाएगी। तो यह जो जल का जो यहाँ संख्या का पिरामिड नज़र आ रहा है जिसमें बड़ी मछली
बहुत कम होंगी, छोटी मछलियाँ उससे ज़्यादा, और नीचे ही नीचे में हम देखें तो पादप प्लवक हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। यह संख्या का पिरामिड सीधा होगा, अपवर्ड होगा। अब हम अपवर्ड पिरामिड की जो चर्चा कर रहे हैं, तो इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो जाती है, अर्थात ऊपर जाने पर जीव घटते हैं। संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड के आधार पर अत्यधिक चौड़ा और शीर्ष पर अत्यधिक नुकीला हो जाता है। घास के मैदान, उदाहरण देखिए आप, घास के मैदान और तालाब में इस प्रकार का पिरामिड है जो नज़र आता है। नेक्स्ट है इन्वर्ट नंबर ऑफ पिरामिड। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर में संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार का जो पारिस्थितिक पिरामिड है वो वनों में पाया जाता है, जहाँ वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है। यह पिरामिड आधार पर नुकीला और शीर्ष पर चौड़ा होगा। ये इस प्रकार का होगा, यूं, जिसमें नीचे एक वृक्ष होगा, यानी कि उसकी संख्या कम होगी, और ऊपर उस पर बहुत सारी चिड़िया और जीव रहेंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो यह पिरामिड उल्टा नज़र आएगा। अर्थात संख्या के आधार पर अगर हम तालाब की बात करें, घास के मैदान की बात करें, तो वहाँ पे पिरामिड सीधा है, लेकिन एक वृक्ष की बात करें वन के अंतर्गत, तो वहाँ पिरामिड जो है वो उल्टा नज़र आता है। नेक्स्ट हम देखें तो बायोमास के आधार पे पिरामिड। तो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है, कि सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार को प्रदर्शन और अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। कि जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जीवों का भार क्या है। तो आप देखिए कि छोटे जीव का भार अधिक होगा कि बड़े का, तो बड़े का भार अधिक होगा। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उनके सकल भार को सम्मिलित करते हैं। बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्राय प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित करके उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। इस विधि द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन होता है, और बायोमास जो है, टोटल जो भार है, उसको ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। यहाँ आप देखिए कि अपवर्ड पिरामिड बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ नज़र आ रहा है, कि नीचे जो घास है उत्पादक, उसका भार 1000 किलोग्राम है, शाकाहारी का 100 किलोग्राम है, प्रथम प्रकार के मांसाहारी का 10 किलोग्राम है, और ऊपर 1 किलोग्राम है। मतलब ये उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं है कि शेर का वजन 1 किलोग्राम होता है, नहीं, ये एग्जाम्पल है जिससे समझ सकते हैं हम कि जो शीर्ष मांसाहारी है उसका जो भार है वो क्या है, कम है, बजाय नीचे जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, उनके भार से। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भार घट रहा है, इसका मतलब ये पिरामिड सीधा है। तो स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उपभोक्ताओं से बनता है, और शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है जिसमें बड़े मांसाहारी होते हैं, जो अपेक्षाकृत जो नीचे जो स्वयंपोषी हैं उनसे उनका वजन कम रहता है। इसलिए यह पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा नज़र आता है। यहाँ पे देखिए आप, बायोमास का उल्टा भी है, कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो जाता है, क्योंकि जलीय जो इकोसिस्टम है उसके उत्पादक सूक्ष्म प्लाविक होते हैं, जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। इसमें बायोमास के पिरामिड का आधार कैसा होगा, छोटा, और किसी भी समय उपभोक्ता का जो प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा, यानी यह इस प्रकार का होगा, जिसमें जो बड़ी मछलियां हैं उनका वजन अधिक, उत्पादक का वजन कम होगा। इसलिए यह पिरामिड इन्वर्ट बायोमास पिरामिड नज़र आता है, उल्टा बायोमास पिरामिड नज़र आ रहा है। लास्ट है एनर्जी पिरामिड, तीसरे प्रकार का। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड ही सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है। देखिए, अपन किसी भी इकोसिस्टम को समझने के लिए, उसके कार्य को समझने के लिए सबसे बढ़िया पिरामिड है एनर्जी का। क्या होता है इसमें, देखिए, इसमें
व्यष्टियों के आकार और जैव संहति की भिन्नताओं पर जरूरत से ज़्यादा महत्व देके उन्हें विकृत नहीं किया जाता। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा संख्या कितनी है, उल्टा है, सीधा है, भार कितना है, ना। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मा गति के नियमों का पालन करता है, जिसमें ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन है, एक पोषण स्तर से, ये ऊष्मा गति का नियम कहता है, दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने पर ऊर्जा को कम दिखाया जाता है, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इसलिए यह पिरामिड सदैव सीधा ही नजर आता है और सीधा ही होता है। यहाँ पे देखिए 10% लॉ का नियम है। 1942 में लिंडमैन साहब ने इस नियम को प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर बढ़ते हैं तो ऊर्जा की मात्रा में धीरे धीरे कमी हो जाती है और वास्तव में एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरित होता है। इसे ऊर्जा का एक दिशीय प्रभाव कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये उपभोक्ता हैं, यहाँ से 1, 2 और 3 इन स्तरों में जाने पे, जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ पे केवल 10 पहुँचेगी, यहाँ 1 पहुँचेगी, यहाँ पे 0.1 पहुँचेगी। यानी कि 90% जो एनर्जी है उसका क्या हो जाए, लॉस हो रहा है हर स्तर पर। केवल 10% ऊर्जा ही दूसरे स्तर पर स्थानांतरित हो रही है। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से एक चित्र नज़र आ रहा है, जिसमें यहाँ पे ये 100 जूल है, सूरज के प्रकाश से ये ऊर्जा बन रही है और यहाँ पे 990 जो जूल का जो क्षय हो गया है और दूसरा जो प्राथमिक उपभोक्ता है उस तक केवल 10 जूल पहुँची है। केवल कितनी पहुँची है, 10 जूल। जब शेर इसे खाएगा, इस हिरन को, तो 9% ऊर्जा का क्षय हो जाएगा और शेर को केवल 1 जूल ऊर्जा ही मिलेगी। ये कहाँ गई 9? एक्चुअल में ये जो जानवर है उसकी हड्डियों में रहती है या और भी कई जगह होती है, वहाँ से उनको शेर खा नहीं सकता तो वो उसे छोड़ देगा, केवल मांस खाएगा और ये उसके पास 1% 1 जूल है वो पहुँचेगी। अगर शेर मरेगा तो उससे भी 0.9 जूल का क्षय हो जाएगा और 0.1 जूल ही आगे की जो श्रृंखला है उसे प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए 10, 1 और 0.1। इस प्रकार से हर स्तर पर 90% ऊर्जा का क्षय हो रहा है। इसकी वजह से यह जो है पिरामिड है जो सीधे नज़र आ रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता 100% एनर्जी उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता 10% एनर्जी, द्वितीयक उपभोक्ता 1%, तृतीयक 0.1 और नेक्स्ट 0.01। यहाँ पे आप देखिए कि ऊष्मा का 90% क्षरण हो रहा है, इसलिए यह पिरामिड सीधा है। यह पिरामिड सीधा है और ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे ही होते हैं। ये पिरामिड हैं जो इकोसिस्टम के अंतर्गत हमने आज जाने, जिसमें हमने संख्या के आधार पे, वायुमास के आधार पे और ऊर्जा के आधार पर पिरामिडों का अध्ययन किया है। इससे हम किसी भी इकोसिस्टम को या वहाँ के जो जीव हैं उनके बीच जो फ्लो है उसे आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।